अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज जो हम उन्वान पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स की बाकी दो अकसाम यानी ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को बहुत तफसील के साथ पढ़ेंगे। इस उन्वान के अंदर दो अहम तरीन इंशाइया तर्ज के सवालात हम पढ़ेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स का सवाल भी बोर्ड के पेपर में आ चुका है और पॉलीसैकेराइड्स का सवाल भी बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टॉपिक है आज का ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स का टॉपिक समझने में आपको खासी आसानी हो जाएगी जब आपने इससे कबल जो हमने टॉपिक मोनोसैकेराइड्स का पढ़ा, जब आप उसको अच्छी तरीके से सुनेंगे और समझेंगे तो ओलिगोसैकेराइड्स को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहरहाल, ओलिगोसैकेराइड्स को समझने के लिए पहली बात ज़हन में रखिएगा कि ये मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। पहली बात कि ये मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं, यानी जब मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से ओलिगोसैकेराइड्स बन जाते हैं। और इस अमल को कंडेंसेशन कहा जाता है। इस अमल को कंडेंसेशन कहा जाता है, यानी जब मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके आपस में जुड़ने से ओलिगोसैकेराइड्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ग्लूकोज है और उसका रिएक्शन हम फ्रुक्टोज के साथ करवाते हैं तो इन दोनों के नतीजे से सुक्रोज नाम का ओलिगोसैकेराइड बन जाता है और पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ से खारिज हो जाता है। इस अमल को कंडेंसेशन का नाम दिया जाता है। तो आप फर्ज कर लीजिए ये ग्लूकोज है जबकि ये फ्रुक्टोज है, तो इन दोनों के मिलने से सुक्रोज नाम की शुगर बनती हुई हमें नजर आ रही है और इस अमल का नाम कंडेंसेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। तो साबित हुआ कि ये सादा शुगर्स तो ना हुई, क्योंकि सिंपलेस्ट शुगर्स तो मोनोसैकेराइड्स थी, तो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से ये बन रही हैं। तो आप इन्हें कंबाइंड शुगर्स कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ छोटी शुगर्स के मिलने से बड़ा एक मॉलिक्यूल बन रहा है। क्या इनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है? जी बिल्कुल, इनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है और हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइज करने पर, अब डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोलाइज करने पर क्या बनाएंगे? ये बात ऊपर वाली मैंने इसीलिए आपको बताई थी। अगर ये मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बन रहे हैं तो जाहिर है टूटने पर वापस मोनोसैकेराइड्स ही बनाएंगे। तो हाइड्रोलाइज करने पर ये मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं और कितने मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं? 2 से 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनाते हैं। जाहिर है बच्चों के वो जितने यूनिट्स से मिलकर बने हैं टूटने पर उतने ही यूनिट्स ही बनाएंगे। जैसे सुक्रोज 2 यूनिट्स से मिलकर बन रहा है मोनोसैकेराइड्स के, तो फिर ये टूट के 2 ही मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर कोई 3 यूनिट्स से मिलकर बना है तो वो 3 में कन्वर्ट होगा। इससे कबल लेक्चर में जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स की अकसाम के नाम बता रहा था, जहां मैंने मोनोसैकेराइड्स, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स का जिक्र किया, वहां मैंने बता दिया था कि ओलिगोसैकेराइड्स 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो जाहिर है जब ये हाइड्रोलाइज किए जाएंगे तो ये 2 से 9 वाले ही यूनिट्स के अंदर टूटेंगे और इस बुनियाद पर हमने इनके नाम रख दिए हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक ओलिगोसैकेराइड, अगर आपके पास एक ओलिगोसैकेराइड है
और आप उसको तोड़ते हो और उसको तोड़ने से आपको 2 यूनिट मिल जाते हैं मोनोसेकेराइड्स के, तो ऐसे ओलिगोसेकेराइड को नाम दिया जाता है कि ये डाइसेकेराइड है। इसको डाइसेकेराइड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो डाई का मतलब है 2 और सेक्रोन का, सेकेराइड का लफ्ज सेक्रोन से निकला है जिसका मतलब है शुगर। तो अगर एक ओलिगोसेकेराइड टूटकर 2 मोनोसेकेराइड्स बनाता है तो ऐसे ओलिगोसेकेराइड को डाइसेकेराइड का नाम दिया जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11, हम इसको पानी में डालते हैं और इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद हम जो घर में चीनी पानी के अंदर हल करते हैं तो शायद उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। नहीं, वो हाइड्रोलाइसिस नहीं है। वो जो आप चीनी पानी में हम घर में डिसॉल्व करते हैं वो असल में चीनी यानी सुक्रोज ही पानी के अंदर हल हो जाती है। क्योंकि ओलिगोसेकेराइड्स पानी में हल होने की सलाहियत रखते हैं तो ये आसानी पानी में हल हो जाती है। तो वो असल में हाइड्रोलाइसिस नहीं हुई है, वो पानी के अंदर हल हुई है। हाइड्रोलाइसिस करने के लिए आपको वाटर के अंदर या तो कोई एंजाइम डालना पड़ता है तो जो उसको तोड़ सके, या फिर हमें डिल्यूट HCl डालना पड़ता है। और कभी कभार डिल्यूट HCl यानी डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के साथ साथ हमें उसमें एंजाइम भी डालना पड़ता है। हमें उसके अंदर एंजाइम फिर भी डालना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि सिंपल अगर आप सुक्रोज को घर में पानी में हल कर देते हैं तो वो हाइड्रोलाइसिस नहीं है। उसके अंदर हमें कोई एंजाइम डालना पड़ेगा जो सुक्रोज को तोड़े पानी की मौजूदगी में, तो फिर वो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो जैसे ही हम ये करते हैं तो सुक्रोज टूटता है और सुक्रोज टूटकर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का बना देता है। चूंकि ये एक ओलिगोसेकेराइड टूटकर 2 यूनिट्स बना रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर 2 छोटे मोनोमर्स बना रहा है, इसीलिए इस सुक्रोज को डाइसेकेराइड का नाम दिया जाएगा। और इसी तरह अगर कोई ओलिगोसेकेराइड आप उसकी करते हैं हाइड्रोलाइसिस और वो हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में 3 छोटे यूनिट्स बना देता है, मतलब 3 मोनोसेकेराइड्स बना देता है, तो ऐसे ओलिगोसेकेराइड को नाम दिया जाएगा कि वो ट्राइसेकेराइड था। और अगर इसी तरह कोई ओलिगोसेकेराइड टूटता है, उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और वो 4 मोनोसेकेराइड्स में टूट जाता है, तो आपने फौरन समझ जाना है कि वो टेट्रासेकेराइड है। जो 5 में टूटेगा वो पेंटा है और ये इसी सिलसिले से आगे 9 तक जाएगा। तो एक बात ज़हन में रखें कि ये जब हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो ये 2 से 9 यूनिट्स बनाएगा। 2 यूनिट्स बनाने वाला डाइसेकेराइड, 3 बनाने वाला ट्राइसेकेराइड, 4 वाला टेट्रा, और उससे आगे आप रोमन लैंग्वेज को लेके चल सकते हैं। तो ये आपने पहली बात ध्यान में रखनी है कि ये मोनोसेकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। दूसरी बात, हाइड्रोलाइज करने पर 2 से 9 मोनोसेकेराइड्स जो है ये आमतौर पर बनाते हैं। और एक परफेक्ट एग्जांपल मैंने आपको फ्रुक्टोज की दे दी है कि सुक्रोज की दे दी है कि सुक्रोज टूटकर एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बना रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इनकी खसूसियात पर। कि ओलिगोसेकेराइड्स किस तरह की खसूसियात रखते हैं। तो बहुत सारी खसूसियात, यानी मैं तबई खसूसियात की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी तबई खसूसियात इनकी मोनोसेकेराइड से मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पर ये भी सफ़ेद रंग रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने हमेशा आपको ताकीद किया है कि आप हेडिंग्स बनाया करें, बिलखसूस जहाँ पॉइंट्स आ जाएं तो इनकी हेडिंग बनाना ना भूलिएगा।
पहली हेडिंग रंग की बनेगी, तो अमूमन ये सफ़ेद रंग हम ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह ये मोनोसैकेराइड्स की तरह ये भी क्रिस्टलाइन होते हैं, तो ये भी क्रिस्टलाइन ठोस हैं। जिस तरह मोनोसैकेराइड्स हमने पढ़ा था कि वो क्रिस्टलाइन होते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, तो ये भी पानी के अंदर हल हो जाते हैं, तो ये भी पानी के अंदर हल हो जाते हैं। जैसे सुक्रोज है, जैसे माल्टोज है, इनको आप आसानी से जब पानी में हल करते हैं तो ये बड़ी आसानी से पानी में हल हो जाते हैं। एक फ़र्क इनमें और मोनोसैकेराइड्स में क्या है, ये बात जो हम डिस्कस करके आए हैं कि ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जबकि मोनोसैकेराइड्स के बारे में हमने पढ़ा था, चूंकि वो सादा शुगर्स हैं, सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, इसलिए वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, तरीका मैंने बता दिया, डिल्यूट एसिड डाल के कोई एंजाइम डालना पड़ेगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर रिड्यूसिंग शुगर्स हैं भी, रिड्यूसिंग शुगर्स इनके अंदर, यानी मैं ओलिगोसैकेराइड्स की बात कर रहा हूं, चूंकि ये शुगर्स हैं तो इनके अंदर रिड्यूसिंग शुगर्स हैं भी और नहीं भी हैं। तो ये रिड्यूसिंग भी हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग भी हैं। तो ये रिड्यूसिंग भी हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग भी हैं। तो इसके अंदर चंद एक हैं जो रिड्यूसिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं, चंद एक हैं जो नॉन रिड्यूसिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं। तो ये खसूसियात ओलिगोसैकेराइड्स के साथ मुंसलिक हैं। तो एक ऐसी अहम बात मैं आपको बताता हूं जो कि आपके जहन में होनी चाहिए, कि एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर होनी चाहिए। ये जो लफ्ज़ ओलिगो आप पढ़ रहे हैं, इस लफ्ज़ ओलिगो का मतलब होता है चंद एक। असल में ये लफ्ज़ ओलिगो का लफ्ज़ ओलिगोज से निकला है, ये ओलिगोज से निकला है और ओलिगोज का मतलब होता है चंद एक। तो आप समझ सकते हैं कि चंद एक से क्या मुराद है, इसमें चंद एक मोनोसैकेराइड्स होंगे, और हमने पढ़ लिया कितने होंगे, 2 से 9। तो वो दो, कम से कम 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो एक ओलिगोसैकेराइड बनता है, जिसको आप डाइसैकेराइड कहते हैं, और टूटने पर वो 2 ही यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स के फिर से वापस बना देता है जब उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो इसमें जो मशहूर एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको सुक्रोज दे दी है, माल्टोज की एग्जांपल है, और भी बहुत सारी शुगर्स हैं। इनको इंशाल्लाह यानी एग्जांपल्स को, मिसालों को हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूजेस वाले टॉपिक के अंदर, सोर्सेज और यूजेस वाले टॉपिक के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो था आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स। अब चलते हैं तीसरी टाइप पर, जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात जान के बड़ी हैरानी होगी जब मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉलीसैकेराइड्स का टॉपिक बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका हुआ है। अब इस पर बच्चे हैरान होंगे, वो कहेंगे सर 3 लाइनों का या 4 लाइनों का ये टॉपिक हमारी किताब में मौजूद है, ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है? लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया। अब जब ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आ जाएगा तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यहीं से आगाज़ नहीं करना, फिर आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में शुरू में बताना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का बता के उसकी तीनों टाइप्स के नाम लिखने पड़ेंगे कि एक मोनो होता है, एक ओलिगो और एक पॉलीसैकेराइड होता है। तो हम अब पॉलीसैकेराइड को एक्सप्लेन करेंगे, इस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें चंद एक एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर लें ताकि इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए, आपको भी आसानी हो जाए कि अगर कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ पॉली है, इस लफ्ज़ पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो याद रखिएगा, इन्हें पॉलीसैकेराइड्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी मोनोसैकेराइड्स मिलकर बनते हैं। और वो कितने होते हैं याद रखिएगा, जब सैकड़ों
और ये बात दुरुस्त है, सैकड़ों में ये तादाद जा सकती है, हत्ता के हजारों में भी ये बात जा सकती है कि जब सैकड़ों या हजारों मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो एक पॉलीसैकेराइड बनता है। तो पहली बात तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि ये वाकई ही जिसको आप कहते हैं ये वाकई एक बड़ा मॉलिक्यूल है, यानी ये एक बहुत बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो इसको आप एक मैक्रोमॉलिक्यूल की सूरत में लीजिए कि ये एक बहुत ही बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल है, यानी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, सैकड़ों से लेके हजारों तक छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिल सकते हैं और वो मिलके क्या बनाएंगे, बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड से मुतालिक एक बात जहन में रखिएगा कि पॉलीसैकेराइड्स सबसे ज्यादा मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन ये हमें सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? याद रखिएगा, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन ये कहां मिलते हैं? खुराक में। हम जो खुराक खाते हैं ना, उस खुराक के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो वो कौन से होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हम खाते हैं सब्जियां, तो सब्जियां जो हैं चूंकि वो उनका ताल्लुक प्लांट्स के साथ है तो उनमें स्टार्च तो लाजमन होगा और सेलुलोज भी लाजमन होगा। और जब हम गोश्त खाते हैं तो चूंकि हम जानवर का गोश्त खा रहे हैं तो उसमें ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, हमारी खुराक के अंदर सबसे ज़्यादा जो उनसे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाएंगे वो पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं, अबंडेंट होते हैं, ये लफ्ज़ आप ज़हन में बिठाइएगा। तो पॉलीसैकेराइड्स, पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा और सैकेराइड का मतलब है शुगर। तो हमने पढ़ लिया कि जब सैकड़ों या हजारों मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो उनके मिलने से एक पॉलीसैकेराइड बनता है, यानी ये वाकई बहुत बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल है और हमारी खुराक में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स यही हैं। डियर स्टूडेंट्स, पॉलीसैकेराइड्स को बहुत सारी किताबों में पॉली कार्बोहाइड्रेट्स लिखा जाता है और बहुत सारी किताबों में इनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी लिखा गया है। तो इनको पॉली कार्बोहाइड्रेट्स भी लिखा जा सकता है और इनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी लिखा जा सकता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वाकई ही बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि ये हमें, इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मिलते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है, इनकी साख्त जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इसीलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दिया जाता है। इससे कबल आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक पढ़ा है जहां आपने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा रिंग्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है या जिसको हम कहते हैं इररेगुलर स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो इनमें इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हुई होती है कि ये इररेगुलर स्ट्रक्चर की सूरत में हमारे सामने आते हैं। तो ये लीनियर भी होते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा भी होता है, कार्बन की चेन लंबी भी हो सकती है, जबकि वो अंदर ही अंदर ट्विस्टेड फॉर्म में भी हो सकती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम कि वो बहुत ज़्यादा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना सकता है, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड किस्म का स्ट्रक्चर होता है और बड़ी कॉम्प्लेक्स साख्त बना के वो हमारे सामने आता है। इसकी अगर हम चंद एक मिसालों की बात करें तो उसमें स्टार्च है। स्टार्च हमें पौधों से मिलता है, उसमें सेलुलोज है, सेलुलोज भी हमें पौधों से मिलता है और इसमें
ग्लाइकोजन का शुमार होता है और ग्लाइकोजन हमें जानवरों से मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्च को तोड़ने के लिए हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म हमारे जिस्म में मौजूद है। अल्लाह ताला ने स्टार्च को तोड़ने के लिए हमारे जिस्म में एंजाइम्स बना रखे हैं। अलबत्ता सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो सेलुलोज हमारा नॉन डाइजेस्टिव पार्ट होता है और ग्लाइकोजन को भी हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसके एंजाइम्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो नहीं, अलबत्ता खून के अंदर जाके उसको तोड़ने के लिए एंजाइम्स मौजूद हैं। तो ये है पॉलीसेकेराइड्स का एक जायजा। अब चलते हैं पॉलीसेकेराइड्स की खसूसियात की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये बिल्कुल भी सादा शुगर्स तो हैं नहीं, हमने पढ़ा ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो साख्त है, वो हमें आम तौर पे एमोर्फस मिलती है। तो ये एमोर्फस ठोस हैं, एमोर्फस सॉलिड्स हैं। और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, जिनके अंदर जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है, जो एलिमेंट्स, जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, वो फिक्स्ड नहीं होती। ऐसे सॉलिड्स को, ऐसे ठोस को एमोर्फस ठोस या एमोर्फस सॉलिड्स कहा जाता है। तो पॉलीसेकेराइड्स की जहाँ तक बात है, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में याद रखिएगा कि ये एमोर्फस ठोस हैं, ये एमोर्फस सॉलिड्स हैं। दूसरे नंबर पे चूंकि कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग क्रिएट हो चुकी होती है, इसलिए पानी में हल करने से वो बॉन्डिंग नहीं टूटती, लिहाजा ये पानी के अंदर या पानी में हल नहीं होते। तो ये इनसोल्यूबल रहते हैं और पानी के अंदर हल नहीं होते। पानी में हल तो नहीं होते, अलबत्ता हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। और वो हमने पहले भी पढ़ लिया कि हाइड्रोलाइज करने के लिए असल में हमें उसके अंदर एंजाइम डालना पड़ता है। तो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर हल जो हैं ये नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर स्टार्च को पानी में हल किया जाएगा वो नहीं होगा, ग्लाइकोजन को पानी में हल करेंगे वो नहीं हल होगा, सेलुलोज को पानी में हल करेंगे वो नहीं होगा। लेकिन जब आप इनकी डीकम्पोजिशन करेंगे यानी हाइड्रोलाइज करेंगे, तो हाइड्रोलाइज करके ये टूट जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये टूट के किस में कन्वर्ट होंगे, हाइड्रोलाइज होके ये क्या बनाएंगे? तो चूंकि ये तीनों ही ग्लूकोज से मिलकर बने हैं, इसलिए हाइड्रोलाइज होकर भी ये ग्लूकोज के ही यूनिट बनाएंगे। तो ये ग्लूकोज के ही यूनिट्स बनाते हैं। याद रखिएगा बच्चों कि ये जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दे रखी हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये असल में पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर का मतलब बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं, किसके? ग्लूकोज के। तो जब इनकी हाइड्रोलाइज इनको किया जाएगा तो ये ग्लूकोज के ही यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। स्टार्च अपने कुछ बनाएगा, सेलुलोज के अलग होंगे और ग्लाइकोजन के अलग। नंबर की बात कर रहा हूँ कि क्वांटिटी अलग क्रिएट होगी जब आप इनको हाइड्रोलाइज करेंगे। इसके अलावा ये रिड्यूसिंग इफेक्ट नहीं रखते, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, इनके अंदर किसी दूसरे को रिड्यूस करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ये वो खसूसियात हैं जो पॉलीसेकेराइड्स के साथ अटैच हुई हैं, जबकि ये वो खसूसियात हैं जो ओलिगोसेकेराइड्स आम तौर पे हमें शो करते हैं। जिस तरह हमने ये देखा कि ये हाइड्रोलाइज होकर डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड में डिवाइड, मतलब हमने कैटेगराइज कर दिए। पॉलीसेकेराइड्स की ऐसी कोई टाइप्स हमें नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि वो हाइड्रोलाइज होते तो हैं लेकिन वो डायरेक्ट अपने छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उनके अंदर टूट जाते हैं, कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो नहीं बनाते। तो ये आपके पास टॉपिक था ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स का। मैंने उनके तमाम तारुफ में उनकी तारीफ और बाद में उनकी खसूसियात और एग्जाम्पल्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया है। इसको बुक से अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ओलिगोसेकेराइड्स का टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है और पॉलीसेकेराइड्स का क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका हुआ है। जी, तो अजीज़ तलबा तालिबात, ये था आज का उन्वान, जिसके अंदर हमने ना सिर्फ ओलिगोसेकेराइड्स को बल्कि पॉलीसेकेराइड्स को उनकी खसूसियात और मिसालों के साथ बड़ी तफसील से पढ़ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।